सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। तो आज हम बालकनी में बैठे हुए हैं और बालकनी से बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा नेचर का भी ये सब कुछ आएगा, है ना। कभी चिड़ियाँ चहचहाएगा, कभी हवा चलेगा, थोड़ा सा अच्छा हवा चल रहा था तो सोचे चलो भाई यहीं से बैठ के बना लेते हैं। तो आते हैं वीडियो में। तो लास्ट में हम लोग वीडियो बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22-21 तक बन चुका था। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, जो किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ख़ास करके वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम, जेपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम्स, ये सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइंस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, पूरा ओवरऑल साइंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से, और बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इमेज व्हेन अ कन्वेक्स लेंस विथ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड विथ अ ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स ऑन इट्स सरफेस। मतलब कन्वेक्स लेंस है, उसको क्या किया गया ना, ब्लैक कलर से, ब्लैक स्ट्रिप से थोड़ा सा ढक दिया गया, मतलब आधा मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, तो क्या होगा, उसके इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द इमेज बिकम्स ब्लैक, ये होगा। द इमेज डिसअपियर्स, द इमेज बिकम्स ब्राइटर, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज डिक्रीजेस। तो आंसर जो होगा वो होगा द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज डिक्रीजेस। ये थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देगा। इससे रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से बता दिए ताकि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, और क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। कॉन्वेक्स लेंस है फॉर्म एन इमेज रिफ्रैक्टिंग लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड फोकसिंग इट एट अ पॉइंट। कॉन्वेक्स लेंस ये वाला हो गया, ठीक है। ये जो फोकस करता है, यानी कि अगर मान लीजिए मान लेते हैं जैसे ये लाइट गया, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट गया, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट गया, रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलता है, तो वहाँ क्या बनता है, इमेज बनता है। वही चीज़ यहाँ पर व्हेन पार्ट्स ऑफ द लेंस सरफेस आर कवर्ड। अगर मान लीजिए कुछ पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, बाइक जा रहा था, हाँ, अगर पार्ट ऑफ द सरफेस यानी कि कुछ पार्ट को अगर हम ब्लैक कलर से कवर कर देते हैं, तो सम ऑफ द लाइट रेज आर ब्लॉक्ड फ्रॉम पासिंग थ्रू। तो कुछ लाइट्स क्या होगा, बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर से कर दिए तो बाहर नहीं जा पाएगा। हाउएवर द रिमेनिंग अनकवर्ड पार्ट्स ऑफ द लेस स्टिल फ्रॉम अ कंप्लीट इमेज। लेकिन कुछ पार्ट तो चला जाएगा, कुछ पार्ट जाएगा, तो इमेज बनेगा जरूर, सिंस लेस लाइट ऑब्जेक्ट लेट लाइट पासिस थ्रू एंड द इमेज फाउंड विल बी कंप्लीट बट लेस ब्राइट। यानी कि लाइट तो जाएगा बट थोड़ा इमेज क्या होगा, थोड़ा कम ब्राइटर मिलेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में लाइट नहीं मिल पा रहा है। दैट्स वाई थोड़ा इमेज थोड़ा सा ब्राइटर कम हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन का अगर बात करते हैं तो एंटायर लेंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फॉर्मिंग द फुल इमेज। अगर पूरा इमेज लेना है तो हम लोग को पूरा लेंस को काम में लाना पड़ेगा, बट यहाँ तो हम खुद ही ब्लॉक कर दे रहे हैं। सो ब्लॉकिंग अ पोर्शन रिड्यूसेस ब्राइटनेस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, बट स्टिल प्रोड्यूसेस अ कंप्लीट इमेज, ठीक है। बट अब जब ब्लॉक ही कर दिए तो कंप्लीट इमेज तो हम लोग को मिलने से रहा। फोकल लेंथ का बात करते हैं तो रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज, अब देखो जब लाइट को कम कर रहे हैं, चाहे लाइट को हम पास नहीं होने दे रहे हैं, तो फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट करेगा, ये अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन द लेंस कर्वेचर एंड मटेरियल। फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करता है, लेंस का कर्वेचर और उसके मटेरियल पर, ना कि कितना लाइट जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिख दी है। कैमरा लेंस का एनालॉजी अगर देखते हैं तो सिमिलर टू रिड्यूसिंग अपर्चर साइज, कैमरा का लेंस भी इसी टाइप से काम करता है। साइज लेस लाइट रिजल्ट इन अ डिमर इमेज बट कैन इंप्रूव डेप्थ ऑफ द फील्ड। अगर उसको लेस लाइट मिलता है ना, तो वो डिमर इमेज देता है, बट थोड़ा सा डेप्थ सेंसिंग अच्छा होता है। जैसे हम लोग फ़ोन वगैरह में सुनते हैं ना, डेप्थ सेंसिंग है, बोके मोड है, ये सब सारा चीज़, तो वो सब लाइट को कम करके ऐसा एडजस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और जैसे अब जो एआई वगैरह हो गया, अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर मोबाइल वगैरह में यूज़ किया जा रहा है। दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिटरमाइन। साउंड का इंटेंसिटी को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, बाई द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, बाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, नन ऑफ द एबव, ठीक है। ये डायग्राम आपको जाना पहचाना लग ही रहा हो। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, लाउडनेस। अब देखो ये जो है ना, यही है जो इंटेंसिटी को डिफाइन करता है। यानी कि अगर इसका आंसर हम लोग देखने आए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, दैट इज ए, बाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड की वजह से हम लोग इंटेंसिटी को पता कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, एम्पलीट्यूड यानी कि लाउडनेस, कोई भी आवाज़ कितना ज़्यादा लाउड है। जैसे कभी हम बोलते हैं तो कभी कभी धीरे हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा लाउड हो जाता है। तो धीरे और लाउड होने का वजह मेरा माइक है ना, माइक का क्लिप टूट गया है, तो थोड़ा हम थोड़ा सा दूर रख के बोलते हैं, कभी उसको पास ले आते हैं, हाथ में रख रहे हैं तो थोड़ा हो जाता है। बस कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा सब कुछ, तो सब कुछ अच्छा किया जाएगा।
तो लाउडनेस डिटरमाइंस द इंटेंसिटी लाउडनेस ऑफ द साउंड। ये जो एम्पलीट्यूड है ना, क्या डिटरमाइन करता है? इंटेंसिटी को डिटरमाइन करता है। अगर हाइयर एम्पलीट्यूड को देखते हैं तो ये हमको लाउडर साउंड देगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले से लिखे हुए थे, है ना। हाँ, तो हाँ, हाइयर एम्पलीट्यूड अगर रहेगा तो लाउडर साउंड मिलेगा, और लोअर एम्पलीट्यूड रहेगा तो क्वाइटर, मतलब थोड़ा सा शांत साउंड मिलेगा। अब हाइयर एम्पलीट्यूड क्या हुआ, लोअर एम्पलीट्यूड क्या हुआ, वो समझते हैं इस छोटे वाले डायग्राम से। देखिए ये कितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ये कितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कितना ज़्यादा नीचे आ रहा है, यही एम्पलीट्यूड होता है ना। इसमें एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम होगा, इसमें एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये वाला और ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड द वेवलेंथ, है ना। इसको वेवलेंथ बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और ये कितना बार ऐसे ऐसे हो रहा है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। यहाँ आते हैं, हाइयर एम्पलीट्यूड में लाउडर साउंड मिल जाएगा और लोअर एम्पलीट्यूड में क्वाइटर साउंड मिलेगा। रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, यही चीज़ हम आपको बताया, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ऊपर कितना जा रहा है, नीचे कितना आ रहा है, ऊपर कितना जा रहा है और नीचे कितना जा रहा है। ये अगर मान लीजिए ऐसे, तो ऊपर कितना जा रहा है, नीचे कितना जा रहा है, ऊपर कितना जा रहा है, नीचे कितना जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं, पिच जिसको बोलते हैं, डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच साउंड, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा पिच आएगा। जैसे विशल सीटी बजाते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है तो उसका पिच भी बहुत ज़्यादा होता है। लोअर फ्रीक्वेंसी लो पिच साउंड, दैट इज ड्रम। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी में ढिम ढिम का आवाज़ जो करता है ना, वो ड्रम से आता है, ठीक है। वो लोअर पिच साउंड हो गया लो फ्रीक्वेंसी के साथ। वेवलेंथ का जहाँ तक बात करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब इसको फार्मूला से समझते हैं। फार्मूला हमारा होता है दैट इज़ v, यानी कि वेलोसिटी। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डाउन डिनोट करते हैं, और इनटू क्या होता है, वेवलेंथ होता है ना। ये फार्मूला होता है। तो अगर इस फार्मूला से अगर हम लोग को निकालना होता है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या निकल जाएगा, v अपॉन न्यू, यानी कि क्या हो गया, वेवलेंथ जो होगा ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, है ना, फ्रीक्वेंसी का। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए यहाँ पर लिखा हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो लॉन्गर वेवलेंथ होगा तो लोअर फ्रीक्वेंसी और पिच हो जाएगा, और शॉर्टर वेवलेंथ होगा तो हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इन्वर्सली में यही चलता है। तो शॉर्टर वेवलेंथ हो गया, हायर फ्रीक्वेंसी एंड पिच। क्लियर है। स्पीड ऑफ द साउंड का बात करते हैं तो डिपेंड्स ऑन द मीडियम, कौन सा मीडियम में ट्रैवल कर रहा है वो स्पीड। जैसे सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उसके बाद गैसेस में सबसे कम। फास्टर इन डेंसर एंड मोर रिजिड मटेरियल्स ड्यू टू क्लोज पार्टिकल स्पेसिंग, ठीक है। पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होने की वजह से डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा उसमें साउंड का जो मूवमेंट होगा ना, प्रोपेगेशन होगा, बहुत ज़्यादा तेज होगा। इन शॉर्ट में देख लेते हैं, लाउडनेस एम्पलीट्यूड बताएगा, पिच फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी, एंड स्पीड में सॉलिड्स, लिक्विड और फिर गैस। सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल डिवाइस फॉर द मॉडर्न डिजिटल फोटोग्राफी एप्लीकेशन। अभी जो फोटोग्राफी एप्लीकेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा फोटो डायोड, ठीक है ना। पहले यूज़ होता था फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गया, फोटो मल्टीप्लायर, फोटो डायोड हमारा राइट आंसर होगा। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अ फोटो डायोड इज़ द मोस्ट सूटेबल डिवाइस फॉर मॉडर्न डिजिटल फोटोग्राफी। अभी के टाइम में जो फोटोग्राफी होता है ना, उसमें फोटो डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अ फोटो डायोड इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट इनटू एन इलेक्ट्रिकल करंट। वो लाइट को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल करंट में, है ना। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होता है, और सेमी कंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ आप समझ ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। यहाँ आते हैं, इन डिजिटल कैमराज एन एरे ऑफ फोटो डायोड्स। एरे होता है, अरेंजमेंट किया जाता है फोटो डायोड्स का, टेक्निकल टर्म है। इंजीनियर्स वगैरह अगर आप लोग में से कोई होंगे, इंजीनियरिंग का कुछ पढ़े होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा। ऑल्सो नोन एज CCD और CMOS सेंसर, एक सेंसर होता है, उसका नाम दिया हुआ है। कैप्चर्स द लाइट, लाइट को कैप्चर करता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ डिजिटल सिग्नल दैट फॉर्म्स द इमेज, और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको इमेज में बना देता है। तो फोटो डायोड ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, एन ओल्डर टेक्नोलॉजी दैट रिलाइज ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। ओल्डर टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल मेथड है, तो पुराना चीज़ तो यूज़ होगा नहीं, मॉडर्न जमाना आ गया भाई। टू जनरेट अ वोल्टेज, इट इज़ जनरली स्लोअर एंड लेस सेंसिटिव दैट फोटो डायोड। ये फोटो डायोड से बहुत कम सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से अच्छा से इमेज नहीं आ पाता था, मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर हाई स्पीड डिजिटल इमेजिंग। हाई स्पीड डिजिटल इमेजिंग करने का मतलब कोई भी चीज़ बहुत RPM पर घूम रहा है, ठीक है ना, और उसमें लिखा हुआ चीज़ को अगर हमको कैप्चर करना है तो उसमें फोटो डायोड काम आएगा, उसमें ये सब चीज़ काम नहीं आएगा। बात करते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिटेक्टर ऑफ लाइट बट इट इज़ बल्क। ये बहुत ही एक्सट्रीमली होता है, बट ये
डिजिटल कैमरा में, फ़ोन्स में नहीं हो सकता। हाँ, आने वाला समय में कैमरा में अगर हो जाए तो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी अलग लेवल पर चल रही है तो वो अलग चीज़ है। बट ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि होता है, रिक्वायर्स अ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, और इसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत भी होता है। तो फ़ोन में देखिए आ जाए, क्योंकि फ़ोन में भी तो बैटरी से यूज़ होता है, ऐसा थोड़ी है कि उसमें अब हम लगा देंगे इन्वर्टर का बैटरी तब यूज़ कर लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हो सकता है आने वाला टाइम में अगर वैसा कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं एक छोटे डिवाइस में, तो फिर हम लोग फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब भी यूज़ कर लेंगे, उसमें क्या। चले नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वट इज़ द पर्पस ऑफ बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग होता है ना, बॉल बेयरिंग ये वाला देखे भी हो गया, इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस क्या है देख लेते हैं ऑप्शन में। टू कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन, इंक्रीज द स्टैटिक फ्रिक्शन, कन्वर्ट रोलिंग फ्रिक्शन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मोर देन वन ऑफ द एबव। नहीं, आंसर होगा हमारा ये, टू कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शंस को क्या करता है, ये रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं बॉल बेयरिंग से रिलेटेड। पर्पस क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन इन मूविंग पार्ट्स बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग आपके आसपास में बहुत सारा चीज़ में होगा, ठीक है ना। जैसे फैन में, जो सीलिंग फैन होता है उसमें बॉल बेयरिंग होता है, टेबल फैन हो गया उसमें बॉल बेयरिंग हो गया, गाड़ी है उसमें बॉल बेयरिंग होता है, बहुत सारा चीज़ में, बहुत सारा खिलौना टॉयज होता है उसमें भी बॉल बेयरिंग होता है ना। इनेबल अ स्मूथ मोशन विथ मिनिमल वेयर, मतलब बहुत कम एनर्जी चाहे बहुत कम चीज़ खर्च करके हम लोग क्या करते हैं, एक स्मूथ मोशन क्रिएट कर लेते हैं और स्मूथ मोशन ले भी आते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में देख लेते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन पहला होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन प्रिवेंट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव, मतलब किसी भी बॉडी को ना मूव करने से, स्टार्टिंग टू मूव, कोई भी चीज़ रखा हुआ है खुद से चलने लग जाएगा तो उसको रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन काम में आता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का बात करते हैं तो रेजिस्ट मोशन बिटवीन स्लाइडिंग सर्फेसेस, हायर फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शंस में होता है, रेजिस्ट मोशन करता है। जैसे कोई भी चीज़ स्लाइड कर रहा है तो अगर भारी हो गया, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया से जकड़ गया है तो उसको मूव करना बहुत ही ताकत लगता है, तो उसको स्लाइड करते हैं हम लोग। चाहे नीचे कुछ रख देते हैं, कपड़ा वगैरह रख दिए हैं, चाहे कुछ ट्यूब वगैरह रख दिए। जैसे आप भारी भारी सामान को देख लीजिए, बहुत सारा ऐसा टेक्निक्स है, देखते ही हो गए आप लोग कि कोई भी बॉडी को, भारी भारी बॉडी को कैसे मूव कराना होता है। नीचे लकड़ी का गोल गोल वाला रख दिया जाता है और फिर ऊपर से उसको रख के उसको रोल कर लिया जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन में भी आ गया वही चीज़, रेसिस्ट मोशन और रोलिंग ऑब्जेक्ट मच लोअर फ्रिक्शन, बहुत ही फ्रिक्शन को कम कर देता है ये रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे हो गया ट्रॉली है, बहुत भारी बैग होता है तो उसके नीचे क्या छोटा छोटा चक्का लगा दिया गया तो रोल कर जा रहा है आसानी से। अब वो चक्का कितना मजबूत है डिपेंड करता है ना, ये सब सारा चीज़। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ स्टिल बॉल हेल्ड बिटवीन टू मेटल रिंग्स, दो तो मेटल रिंग्स होता है उसके बीच में होता है बॉल, है ना। इस बॉल का यूज़ होता है, इसमें ग्रीजिंग व्रीजिंग किया हुआ जाता है, रिड्यूसिंग कॉन्टैक्ट एरिया एंड द फ्रिक्शन। Application used in a car wheels, bicycle hubs, fans, hard drives, most rotating machinery। जितना लगभग रोटेटिंग डिवाइस है, रोटेटिंग मशीनरीज है, सब में बॉल बेयरिंग का अच्छा खासा यूज़ हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27। A cricketer ball is hit on the ground and then player runs and stop it with his hands. What is the player doing? तो प्लेयर इसमें क्या कर रहा है, reducing the momentum of the ball, increasing the momentum of the ball, reducing the rate of change of the momentum and none of the above। तो इसमें क्या कर रहा है, reducing the rate of change of momentum, है ना। C is the right answer। चलिए आते हैं मोमेंटम एंड स्टॉपिंग ए क्रिकेट बॉल, उससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड, मेरा फ़ोन में किसी का मैसेज भी आ रहा है क्या। काम करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत लोगों का दिमाग खराब होगा। चलिए ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन क्या था हमारा, अ क्रिकेट बॉल इज हिट ऑन द ग्राउंड एंड देन प्लेयर रन्स टू स्टॉप इट विद द हैंड्स, व्हाट इज द प्लेयर डूइंग, रिड्यूसिंग द मोमेंटम ऑफ द बॉल, और फिर इंक्रीजिंग द मोमेंटम ऑफ द बॉल, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नन ऑफ द एबव। इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग द मोमेंटम ऑफ द बॉल। एक्चुअली हम ये गलत बता दिए, ये सही आंसर होगा, रिड्यूसिंग द मोमेंटम ऑफ द बॉल, बॉल के मोमेंटम को रिड्यूस करने का कोशिश कर रहा है। चलिए समझ लेते हैं इसमें क्या है। मोमेंटम एंड स्टॉपिंग ऑफ क्रिकेट बॉल। मोमेंटम बेसिक्स क्या है भाई, तो P इज इक्वल टू mv फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टॉप अ बॉल, वेलोसिटी को हमको जीरो करना पड़ेगा तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी जीरो हुआ, मोमेंटम जीरो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना। चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स कि डेल्टा P और बाई डेल्टा T, यही बोलता है हमारा क्या भाई, फोर्स। एक तरीके से डेल्टा फोर्स बोल लीजिए, जब फोर्स बोल लीजिए न्यूटन सेकंड। एक्सप्लेन हाउ फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप द बॉल, ये बताता है कि किसी भी बॉडी को रोकने के लिए हम लोग फोर्स कैसे यूज़ होता है, फोर्स कैसे यूज़ होता है।
इम्पल्स का बात करते हैं तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं जे से, जिसको डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी, यानी कि फोर्स और इंटू टाइम। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। अ स्किल्ड प्लेयर इंक्रीज डेल्टा टी, एक स्किल्ड प्लेयर जो होता है ना वो डेल्टा टी को बढ़ाने का कोशिश करता है बाई मूविंग हैंड्स बैकवर्ड। जैसे मान लो जो कैच आ रहा है तो हम लोग कैच पकड़ते तो हाथ को थोड़ा सा पीछे करते, तो टाइम को इंक्रीज करता है टू रिड्यूस एफ, जो जिससे फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। मेकिंग द कैच लेस पेनफुल, जिसकी वजह से होता है ना, कभी कभी होता है ना कि अचानक से हाथ में आता है तो चोट भी लग जाता है, बट अगर हम लोग इंटेंशन है कि मेरे तरफ बॉल आ रहा है उनको कैच करना है तो उसको हम लोग आसानी से कैच करते हैं और चोट भी नहीं लगता है। फोर्स ड्यूरिंग कैच, प्लेयर अप्लाइज अ वेरिएबल अपोजिट फोर्स टू द बॉल्स मोमेंटम टू स्टॉप इट। अगर बॉल मूव कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग को फोर्स लगाना पड़ता है ताकि बॉल को मूवमेंट से बचाया जा सके। इन शॉर्ट देख लेते हैं तो स्टॉपिंग अ बॉल दैट इज रिड्यूसिंग मोमेंटम टू जीरो। अगर बॉल को स्टॉप करना है तो आपको मोमेंटम जीरो करना पड़ेगा। लॉन्गर स्टॉपिंग टाइम तो लेसर फोर्स स्मूदर कैच। अगर स्टॉपिंग टाइम को अगर बढ़ा देते हैं तो मेरा फोर्स कम हो जाएगा और कैच स्मूदर आएगा, चोट घाट नहीं लगेगा। मोमेंटम इज कंजर्व इन द सिस्टम, बॉल प्लेयर अर्थ। अब ऐसे भी हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रूल से कि मोमेंटम जो होता है ना वो हमेशा कंजर्व रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, चाहे ये ख़त्म नहीं होता है, चाहे वो बॉल के पास हो, प्लेयर के पास हो, चाहे अर्थ के पास हो, सबका मोमेंटम सेम रहता है, कंजर्व रहता है, वो ऐसा नहीं कि वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाई अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या चीज़ निकलता है भाई, तो अल्फा रेज वहाँ से निकलता है, अल्फा रेज, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं मतलब इसका इंफॉर्मेशन। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा भाई, कॉम्पोजिशन। अल्फा रेज के बारे में अगर बात करते हैं तो कॉम्पोजिशन हमारा हीलियम न्यूक्लियाई, ये हीलियम न्यूक्लियाई है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के साथ में, यानी कि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन इसमें है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। पेनिट्रेशन इसका देखा जाए कि कहाँ से ये गुजर सकता है तो लो होता है इसका पेनिट्रेशन, कोई भी पेपर से और स्किन के थ्रू इसको रोका जा सकता है। हैजार्ड क्या है भाई, तो डेंजरस इफ इनहेल, अगर इसको इनहेल कर लिया गया, शरीर के अंदर चला गया तो ये नुकसान कर सकता है, टिश्यूज़ को इंटरनली डैमेज कर सकता है। बीटा रेज के बारे में बात करते हैं। कॉम्पोजिशन इसका क्या है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन दैट इज बीटा नेगेटिव और पॉजिट्रॉन्स बीटा पॉजिटिव, ध्यान में रखना है। पेनिट्रेशन क्या होता है, मॉडरेट होता है, ब्लॉक्ड बाई थिन मेटल, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ से रोका जा सकता है आसानी से बीटा रेज को। हजार्डनेस क्या है इसका भाई, कैन पेनिट्रेट स्किन बट लेस डैमेजिंग देन अल्फा इंटरनली, ये स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर जाता है बट ये अल्फा से कम नुकसानदेह होता है, ठीक है। गामा रेज मोस्ट ब्लास्टिंग। कॉम्पोजिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो मास बाई चार्ज रेशियो, हाईएस्ट एनर्जी, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। गामा रेज, यही गामा रेज है जो हल्क बन गया था जिसके वजह से। पेनिट्रेशंस वेरी हाई, रिक्वायर्स लीड एंड थिक कॉन्क्रीट फॉर शील्ड, ठीक है ना। इसको क्या मतलब, अगर इसको पेनिट्रेट अगर रोकना है, अगर इसको रोकने के लिए तो हम लोग को कॉन्क्रीट यूज़ करना पड़ता है, हेवी शील्डिंग के लिए यूज़ करना पड़ता है। हजार्डनेस इसका बहुत ज़्यादा है, हाईली पेनिट्रेटिंग, कैन डैमेज सेल्स, डीएनए, एकदम सेल्स डीएनए तक को खराब कर देता है और इसका कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ध्यान में रखना है। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, अगर इससे रिलेटेड अगर पढ़ रहे हैं ये सब रेडियो एक्टिव रेज है तो रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है भाई, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई इमिट अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन टू बिकम स्टेबल, है ना। कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो क्या करता है, अल्फा इमिट करता है, बीटा इमिट करता है, गामा इमिट करता है ताकि वो खुद स्टेबल हो जाए। अल्फा डीके रिड्यूसेस एटॉमिक नंबर बाई 2, मास नंबर बाई 4। अगर अल्फा डीके हो रहा है तो किसी भी एटम के न्यूक्लियाई में यानी कि एटॉमिक नंबर में 2 का कमी आ जाएगा और मास नंबर में 4 का कमी आ जाएगा। बीटा डीके चेंज अ न्यूट्रॉन टू प्रोटोन, यानी कि बीटा निगेटिव और वाइस वर्सा और बीटा पॉजिटिव, यानी कि न्यूट्रॉन को प्रोटोन में चेंज कर देगा और प्रोटोन को न्यूट्रॉन में चेंज कर देगा। गामा डीके जब होता है तो रिलीजेज एक्सेस एनर्जी विदाउट अल्टरिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आता है बट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज कर देता है। तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज और रेडियो एक्टिव डीके आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल। सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कोई भी बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर में तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। कीपिंग द बॉडी रेस्ट, नहीं। कीपिंग द बॉडी मोशन, नहीं। कीपिंग द बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ, यस। मोर देन 1, नो। तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज सी इज द राइट आंसर। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन एंड रोल, फोर्स दैट मेंटेन्स सर्कुलर मोशन बाय पुलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। मेंटेन कर रहा है मतलब कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर में मूव कर रहा है ना तो उसको मेंटेन करने का काम किसका भाई, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का।
कंटिन्यूसली चेंज द डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होता है, जैसे अगर सर्कुलर है तो इसका डायरेक्शन कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे चेंज होते रहता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से कनेक्शन क्या है इसका वो देख लेते हैं। तो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट वुड मूव स्ट्रेट, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो वहाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ का कनेक्शन जुड़ जाता है ड्यू टू इनर्शिया। सर्कुलर मोशन रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट इनवर्ड फोर्स टू ओवरकम इनर्शिया, अगर इनर्शिया से ओवरकम करना है तो सर्कुलर मोशंस को एक कांस्टेंट फोर्स चाहिए होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। रियल वर्ल्ड का बहुत सारे एग्जांपल है, टेंशन इन स्पिनिंग स्ट्रिंग, मतलब पत्थर उत्तर बांध के हम लोग घुमाते हैं ना बहुत सारा, स्विंगिंग अ बॉल, ग्रेविटी कीपिंग प्लैनेट्स इन ऑर्बिट, अर्थ मून सिस्टम, ये वो गए। फ्रिक्शन इनेबलिंग कार्स टू रिटर्न, फिक्स क्या हो रहा है, हवा चल रहा है, हाँ ठीक है। फ्रिक्शन इनेबलिंग कार्स टू टर्न सेफली, कार ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे चेंज करना है अपना डायरेक्शन, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स काम आता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसका मिथ भी है, नॉट अ रियल फोर्स, ठीक है ना, इट इज़ एन अपेरेंट आउटवर्ड फोर्स, ये क्या होता है आउटवर्ड फोर्स है। अगर ये चीज़ है तो ये बाहर यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, और सेंटर से जब अंदर की तरफ लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। caused by inertia tendency to move straight, not an actual force, ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं होता बट सेंटर से बाहर की तरफ यूज़ होता है, ठीक है ना। इसका यूज़ देख लीजिए, जैसे घर में मिक्सर ग्राइंडर हो गया, है ना, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, फिर और क्या बोल सकते हैं वॉशिंग मशीन हो गया, फिर जो मिल्क चर्निंग जो होता है, ठीक है, वो सब सारा, तो मिल्क चर्निंग भी आता है उसमें। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 30, विच एनर्जी कन्वर्जन इंक्लूड्स फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, विच एनर्जी कन्वर्जन इंक्लूड्स फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स में कौन सा एनर्जी कंजर्व होता है, मतलब कौन सा एनर्जी कन्वर्ट भी हो सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये करता है क्या, काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है और फिर उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। आगे बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फ्रिक्शन एंड एनर्जी कन्वर्जन। फ्रिक्शन का बेसिक्स देख लेते हैं, फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेस, है ना, मतलब जब फोर्स सरफेस कॉन्टैक्ट में आता है तब वहाँ जो फोर्स अप्लाई होता है ना, और जो मूवमेंट करने के लिए जो अपोज करता है वही होता है फ्रिक्शन। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग खड़े से सही से चल भी नहीं पाएंगे। कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, जैसे वार्म हैंड्स व्हेन रब्ड, हॉट ब्रेक्स, ये सब, जैसे हाथ को अगर रगड़ते हैं तो गर्म हो जाता है, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक भी गर्म होता है, तो ये क्या करता है काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग को तो आंसर मिल गया। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कंज्यूम्ड मतलब कंजर्व्ड होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो पता ही है हम लोग को, ओनली ट्रांसफॉर्म, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे। फ्रिक्शन चेंज मोशन एनर्जी यानी कि काइनेटिक इनटू थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में देख लेते हैं, कार ब्रेक्स हो गया, ये तो हम लोग को पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग कार हिटिंग इन ब्रेक पैड्स। मेट्योर शार, एयर फ्रिक्शन बर्न्स, उसको जला देता है मेट्योर्स को, काइनेटिक एनर्जी हीट और लाइट में दिख जाता है। मैचिंग इग्निशन, माचिस जलाते हैं हम लोग, वो हो गया। प्रिंसिपल इम्प्लीकेशंस क्या है, यूज़फुल अगर देखना जाए तो ज़रूरी है, इनेबल्स वॉकिंग, मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी इविल भी है, चलेंगे तो जूता किया जाएगा और फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। इनेबल्स वॉकिंग, ड्राइविंग एंड राइटिंग पेंसिल ऑन पेपर समथिंग, जैसे अभी जो हम लिख रहे हैं ना, जिस पर लिख रहे हैं तो उसका सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत चिकना बहुत ज़्यादा है, तो लिखने में ना दिक्कत होता है मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। यही पेपर में लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखाता है, तो इसके वजह से यहाँ फ्रिक्शन बहुत कम हो गया है, जिसके वजह से हम लोग अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं। पेन जो होता है ना वो स्लिप कर जा रहा है, और पेपर होता है ना वो पेपर लाइक फील देता है, तो उसमें क्या होता है ना, पेन जहाँ चाहे वहाँ ब्रेक लगा पाते हैं हम लोग। वेस्ट एनर्जी इन मशीन्स रिड्यूसेस एफिशिएंसीज ओवर हीटिंग, चैलेंजिंग है वेस्ट एनर्जी इन मशीन्स, मतलब अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो हीट होता है, और हीट की वजह से बहुत सारा मशीन्स ख़राब भी होता है, फ्रिक्शन होता है वो क्या बोलते हैं उसको, ख़त्म भी होता है, ख़राब भी होता है, खियाता भी है, तो बहुत सारा उसका है। नेसेसरी इविल इसलिए बोला गया कि ज़रूरी भी है ज़रूरी नहीं भी है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन जो होता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। कैंडल केमिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में चेंज कर देता है। एंड सितार मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर देता है।
सकता है। तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते 31। अ बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड सडनली टेक्स अ शार्प टर्न, वेयर विल द, मच्छर काट रहा है, हाँ, वेयर विल द पैसेंजर सिटिंग्स इन द बस टेंड्स टू गो। तो क्या होगा अगर मान लेते हैं ऐसे बस जा रहा है, अगर बस इधर मुड़ेगा ना तो हम लोग इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, यानी कि जिधर मुड़ रहा है उससे दूर भागेंगे हम लोग। तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द टर्न, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द टर्न, यही तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड। फिनोमिनन क्या है? व्हेन अ बस टर्न्स शार्पली, अगर शार्पली टर्न्स करता है, पैसेंजर लीन आउटवर्ड फ्रॉम द टर्न डायरेक्शन, फ्रॉम द टर्न डायरेक्शन मतलब उससे दूर चला जाता है। कॉज्ड बाय इनर्शिया, है ना, ये इनर्शिया की वजह से होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। बॉडीज टेंड टू मेंटेन स्ट्रेट लाइन मोशन, वो चाहता है कि हम स्ट्रेट लाइन में रहें हमेशा, लेकिन जैसे बेंडिंग देते हैं तो वो उसको बैलेंस आउट करने के लिए उधर बेंड हो जाता है। फोर्स टू प्ले, रियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है क्योंकि टर्निंग ले रहा है फ्रॉम बस, सीट फ्रिक्शंस पुल्स पैसेंजर इनवर्ड्स टू फॉलो द टर्न। Apparent force, centrifugal force, is the illusion of being pushed outward, actually just inertia resisting direction change। ठीक है, तो रियल फोर्स में क्या आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई टाइप का फोर्स नहीं होता, ये एक इल्यूजन है, वो बस क्रिएट होता है बैलेंस आउट करने के लिए, वही बताया जा रहा है। इज द इल्यूजन ऑफ बीइंग पुश्ड आउटवर्ड, एक्चुअली जस्ट इनर्शिया रेजिस्टिंग डायरेक्शन चेंज। न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया। ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में हम सोचने लगे थे कुछ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि इनर्शिया को बताता है, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में है, अगर मोशन में है तो ठीक है, रेस्ट में है तो भी ठीक है, वो तब तक मोशन और रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर से कोई अनबैलेंस फोर्स काम ना करे बाहर से। ठीक है, बस टर्न्स बट पैसेंजर्स बॉडीज लैग ड्यू टू इनर्शिया क्रिएटिंग द आउटवर्ड लीन। बस टर्न किया बट बॉडी तो वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में उसको एक झटका फील हुआ, वो बेंड कर गया। तो हर जगह पर तो फिजिक्स अप्लाई हो ही रहा होता है ना। चलिए एवरीडे एग्जांपल्स में आते हैं। वेट क्लॉथ्स इन अ स्पिनिंग वॉशर, स्टिक टू द ड्रम साइड, इनर्शिया ओवरकम फ्रिक्शंस, यहाँ पर हो जाता है वही आउटवर्ड डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल पर। अ कार टर्निंग लेफ्ट मेक्स लूज, ऑब्जेक्ट स्लाइड राइट ऑन द डैशबोर्ड, है ना। कार टर्निंग लेफ्ट मेक्स लूज, ऑब्जेक्ट स्लाइड राइट ऑन द डैशबोर्ड, मतलब कि जैसे ही हम लोग बेंड करते हैं तो अगर डैशबोर्ड पर कुछ रखा होता है तो क्या होता है, राइट की तरफ बेंड कर जाता है। अब कार चलाए होंगे तो आप लोग देखे ही होंगे। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 32। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेयर एडजस्ट टेंशन एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडजस्टेंट टू अचीव दिस, है ना। होता है कि सितार वगैरह वो देखते गिटार वगैरह बजाता है तो या तो लेंथ को छोटा करता है या तो टाइट करता है, तो ऐसा क्यों करता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, द पिच ऑफ द साउंड, द लाउडनेस ऑफ द साउंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पिच को चेंज करने के लिए एक सेकेंड देख लेते हैं क्या हो जाता है कभी भाई। तो हाँ, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड नहीं, पिच ऑफ द साउंड, हाँ पिच ऑफ द साउंड को चेंज करने के लिए, मतलब उसको एडजस्ट करने के लिए, पिच को एडजस्ट करने के लिए ये काम किया जाता है। चलिए भाई, हाउ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल पिच, ठीक है ना। अब पिच कैसे कंट्रोल करता है वो देखना है हम लोगों को। पिच एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं। पिच इज इक्वल टू परसीव्ड हाईनेस और लोनेस ऑफ द साउंड, डायरेक्टली लिंक टू फ्रीक्वेंसी, मतलब ये डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा पिच होगा। हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच, जैसे वायलिन ई स्ट्रिंग, सेलो सी स्ट्रिंग्स, है ना। ये सब तो खैर टेक्निकल टर्म है, बट ध्यान में रखिएगा, हायर फ्रीक्वेंसीज होगा तो हायर पिच होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी होगा तो लोअर पिच होगा, है ना। चेंजिंग पिच ऑन स्ट्रिंग, अब चेंज कैसे कर सकते हैं भाई? तो टाइटर टेंशन और शॉर्टर लेंथ, मतलब अगर तार को अगर टाइट कर देते हैं तो हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगा और हायर पिच मिल जाएगा, या तो छोटा कर देते हैं। लूज कर देते हैं अगर तार को तो लोअर फ्रीक्वेंसी मिलेगा और लोअर पिच मिलेगा। जैसे गिटार फ्रेट शॉर्टन स्ट्रिंग लेंथ टू रेज पिच, गिटार का जो लेंथ स्ट्रिंग वगैरह जो होता है ना उसको छोटा कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिल सके, ज़्यादा पिच मिल सके, मतलब अच्छा से आवाज़ मिल सके, लोगों को अच्छा से सुनाई पड़ सके। लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। हार्डर प्लग, लार्जर स्ट्रिंग वाइब्रेशन, हायर एम्पलीट्यूड, लाउडर साउंड। सॉफ्टर प्लग, स्मॉलर वाइब्रेशंस, क्विटर साउंड, मतलब थोड़ा सा कम, जैसे होता है ना, कम वाइब्रेशन देंगे तो कम आवाज़ देगा, ज़्यादा वाइब्रेशन देंगे तो ज़्यादा आवाज़ देगा, वही चीज़ है हार्डर प्लग और सॉफ्टर प्लग।
रेजोनेंस एंड साउंड क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट बॉडी वाइब्रेट सिंपैथेटिकली विद स्ट्रिंग्स एम्पलीफाई साउंड्स। अगर मतलब सिंपैथेटिकली चल रहा है, सिंपैथी के साथ चल रहा है, सिंपैथी बोल रहे तो सिंक्रोनाइज चल रहा है तो एम्पलीफाई साउंड्स होगा। शेप टिम्बर्स, यूनिक टोन अगर देना है तो हम लोग टिम्बर्स को शेप करते हैं यूनिक टोन के लिए। होता है ना बहुत सारा कला किया जाता है, कलाएँ दिखाया जाता है, कोई गिटार बजाने जानता है, कोई सितार बजाने जानता है, तो बजाते बजाते आइडिया होता है कि कैसे क्या करेंगे तो हमको कैसा साउंड मिलेगा, कैसे क्या करेंगे तो कैसा साउंड मिलेगा, ये सब सारा चीज़। नेक्स्ट है व्हाट काउजेज सीमेंट टू हार्डन। ठीक है ना, सीमेंट को मतलब सीमेंट कैसे हार्ड हो जाता है, ये चीज़ हम लोग से पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है सीमेंट हार्ड हम लोग। हाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन से, ऑक्सीडेशन से और नन ऑफ द अबव। तो होता क्या है, हाइड्रेशन के थ्रू, पानी लगता है ना उसमें, इसलिए। चलिए सीमेंट हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है वो समझ लेते हैं हम। कोर मैकेनिज्म पहले कर लेते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शंस के थ्रू, केमिकल रिएक्शंस बिटवीन। अच्छा सीमेंट होता है क्या, सीमेंट देखिए इसका कोई केमिकल फार्मूला तो नहीं है, होता है इसमें जिप्सम भी है, CuSO4 × 1/2H2, लेकिन कोई इसका कोई मतलब प्रॉपर नेमिंग नहीं होता है। जैसे सीमेंट में हम लोग देखते हैं C3S है कभी, फिर C3A देखेंगे, फिर C2S देखेंगे, ये सब चीज़ होता है। तो डिपेंड करता है कि इसमें बहुत सारा अलग अलग इंग्रेडिएंट बोले तो मटेरियल डाला हुआ होता है, इसलिए। चलिए भाई, तो केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सीमेंट प्लस वाटर है ना फॉर्म्स न्यू क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स। जैसे ही सीमेंट और वाटर मिलता है, यानी कि जो भी मटेरियल है जैसे ही मिलता है तो एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना लेता है जिसको हम लोग कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स बोलते हैं। बॉन्ड सैंड ग्रेवल इनटू सॉलिड कंक्रीट थ्रू इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स। ठीक है ना, सैंड और ग्रेवल को क्या करता है, इंटरलॉक करके बंद कर लेता है, पैक कर लेता है, हार्ड कर देता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होता है, रिलीजेस हीट ड्यूरिंग मतलब जो भी अगर ये बन रहा होता है, जैसे दीवार उवाल बना, सीमेंट पे पानी डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट थोड़ा सा रिलीज होता है। केमिकल वर्सेस फिजिकल चेंज में आते हैं। केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इरिवर्सिबल। कॉन्ट्रास्ट में हो गया फिजिकल चेंज, जैसे आइस मेल्टिंग हो गया, रिटेन ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस हो गया, जैसे ये सब फिजिकल चेंज में आ जाता है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो इरिवर्सिबल है, जो वापस नहीं आ सकता भाई। की फैक्टर्स, वाटर टू सीमेंट रेशियो, टू लिटिल इनकम्प्लीट हाइड्रेशन। अगर बहुत कम देंगे तो हाइड्रेशन बहुत कम होगा और स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर हो जाएगा। टू मच दे देंगे, पोरस कॉन्क्रीट हो जाएगा, रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा। तो हम लोगों को रेशियो बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है। तो क्योरिंग टाइम, स्लोअर क्योरिंग, स्ट्रॉन्गर फाइनल प्रोडक्ट। अगर धीरे धीरे उसमें पानी मिला रहे हैं, चाहे मिल रहा है, मसाला वसाला बनता है तो धीरे धीरे लोग काम करते हैं तो स्ट्रॉन्गर फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप जनरली मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स। कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट्स का मिक्सचर होता है, बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉन्क्रीट। अभी के टाइम में जो मॉडर्न कॉन्क्रीट है, हेवी जो बनता है ना, उसमें पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ किया जाता है, ढलाई वगैरह में भी किया जाता है। जैसे ब्रिज बन रहा है उसमें पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट में आते हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34। द शेप ऑफ द सब्सटेंस इज इनडिफिनिट बट इट्स वॉल्यूम इज डिफिनिट, व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस सब्सटेंस। मतलब क्या है कि शेप ऑफ द सब्सटेंस इनडिफिनिट है, अलग अलग है, लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट है, तो वो क्या बनेगा भाई, वो बन जाएगा गैस, केरोसिन, सॉलिड। क्या बन जाएगा भाई, तो गैस में तो नहीं होगा, सॉलिड तो नहीं है, होता है मोर देन वन, नहीं, केरोसिन। इसमें केरोसिन यूज हो रहा है, लैंप लगा हुआ है। चलिए, केरोसिन एज अ लिक्विड, देखिए लिक्विड स्टेट कैरेक्टरिस्टिक में देख लेते हैं। इनडेफिनिट शेप होता है, टेक्स द फॉर्म ऑफ इट्स कंटेनर, है ना, मतलब जो जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का ये पार्ट बन जाएगा। डिफिनिट वॉल्यूम में आते हैं तो मेंटेन्स फिक्स वॉल्यूम अंडर कांस्टेंट कंडीशन, है ना, डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है। कंपैरिजन अगर देखते हैं मैटर ऑफ स्टेट्स का, तो सॉलिड में फिक्स शेप प्लस वॉल्यूम, लिक्विड में जैसे केरोसिन वाटर अडैप्ट शेप प्लस फिक्स वॉल्यूम। गैस में अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन जैसे एग्जाम्पल में एक्सपैंड्स टू फिल कंटेनर, वो कंटेनर को फिल कर देता है। प्लाज्मा है, लाइटनिंग हो गया, आयोनाइज्ड बोल दिए, आयोनाइज्ड गैस विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले, कुछ किसी वीडियो में ध्यान नहीं मेरे को, है ना, बट वैसा होगा तो हम इससे रिलेटेड छोटा सा वीडियो 1-2 मिनट का शॉर्ट्स में बनाकर डाल देंगे। प्लाज्मा क्या होता है, केरोसिन प्रॉपर्टीज़ में लो विस्कोसिटी इसका होता है, ये बहुत ही थिन टाइप का होता है, फ्लो ईजिली अनलाइक हनी और ताक, ये तो इससे भी कम ईजी होता है, मतलब आसानी से बह जाता है। कंबस्टिबल यूज फ्यूल ड्यू टू फ्लेमेबल नेचर, ये जलता है, फ्लेमेबल नेचर होता है इसका। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। स्टोरेज रिक्वायर्स सील्ड कंटेनर टू प्रिवेंट स्पिल्स, शेप अडैप्शन, ठीक है ना, मतलब ये इसको कंटेनर में रखा जाएगा जहाँ से लीक ना करे, ये सब सारा चीज़, ठीक है ना, क्योंकि इनफ्लेमेबल होता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है। ट्रांसपोर्टिंग होना चाहिए सही, पोर्ड और पम्प्ड ड्यू टू फ्लूडिटी।
केरोसिन एग्जाम्पलीफाई लिक्विड बिहेवियर, शेप शिफ्टिंग और वॉल्यूम स्टेबल। शेप शिफ्टिंग होता है तो और वॉल्यूम स्टेबल होता है तो इसका मतलब लिक्विड में आ जाता है। डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सॉलिड्स गैसेस बाय मॉलिक्यूलर मोबिलिटी, है ना, सॉलिड्स और गैसेस बाय मॉलिक्यूलर मोबिलिटी। मॉलिक्यूलर मोबिलिटी में ये डिस्टिंग्विश किया जा सकता है सॉलिड और गैसेस के बीच में। लो विस्कोसिटी इनेबल्स एवरीबडी यूजेस लैम्प्स, इंजन्स, ये सब चीज़ में यूज होता था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है केरोसिन के बारे में। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आर्गन है, मीथेन है, नियोन है, मोर देन वन एंड द एबव है, ये सब चीज़। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मोर देन वन। तो बहुत सारा चीज़ होता है भाई ग्रीन हाउस गैसेस में। ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लेते हैं, बेसिक मैकेनिज्म। ग्रीन हाउस गैसेस GHGs ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है ना, हीट जो आता है सन की तरफ से उसको ट्रैप कर लेता है, वापस जाने नहीं देता, जिसकी वजह से पूरा का पूरा अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर क्या होता है, पूरा प्लैनेट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। वैसा नहीं कि 10-15 डिग्री बढ़ जाएगा, बट धीरे धीरे बढ़ता है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो। पॉइंट मतलब आधा डिग्री भी अगर बढ़ रहा है ना तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स है। अलाउ सनलाइट टू बट प्रिवेंट सम हीट फ्रॉम एस्केपिंग। नेचुरल प्रोसेस एसेंशियल फॉर लाइफ, विदाउट इट अर्थ वुड बी टू कोल्ड। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो अर्थ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अगर सारा का सारा हीट आया चला गया तो बहुत ठंडा हो जाएगा। बट रहना भी जरूरी है, बट उसको ज़्यादा भी नहीं रखना है, सब चीज़ें। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मेन एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन कॉज्ड ग्रीन हाउस गैसेस, सबसे ज़्यादा ह्यूमन निकाल रहा है, ह्यूमन का पॉपुलेशन। फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन काउंट फॉर 76% ऑफ द ह्यूमन कॉज वार्मिंग, है ना। ये अगर देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग देखा जाए तो 76% सिर्फ ह्यूमन की वजह से हो रहा है। मीथेन CH4 में आ जाता है, 28 to 36 मोर पोटेंट देन CO2। CO2 से कहीं ज़्यादा ये खतरनाक है, ओवर 100 ईयर्स। सोर्सेज लाइव स्टॉक, लैंडफिल्स, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शंस, ये सब चीज़ ज़मीन के नीचे से फ्यूल एक्सट्रैक्शंस वगैरह जो हो रहा है वो सब। फिर शॉर्ट लिव्ड बट इंटेंस वार्मिंग इफेक्ट, ये ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, बट इसका वार्मिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O देखते थे, 265 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2। सोच रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड। फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये सब चीज़, फर्टिलाइजर्स भी खुद धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है। वाटर वेपर नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस है, इंक्रीजेज एज एटमॉस्फेयर वार्म्स, पॉजिटिव फीडबैक लो। इसमें अब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बट ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ठीक है ना, ये दो को कम करना जरूरी है। ये तो चलो इंसान के थ्रू से ज़्यादा हो रहा है तो इंसान को तो मार नहीं सकते हैं, बट मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सबको कम किया जा सकता है, और इसके पीछे सरकार काम भी कर रही है। नेक्स्ट में आते हैं, और भी देख लेते हैं। नॉन ग्रीन हाउस गैसेस में नोबल गैसेस आर्गन, नियोन डोंट ट्रैप हीट, डोंट अब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस, प्ले नो रोल जो ग्रीन हाउस होता है, ये सब नॉन ग्रीन हाउस गैसेस में आ गया, है ना, जितना भी नोबल गैसेस होता है। ह्यूमन इम्पैक्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैव इंक्रीज CO2 बाई 50% इन 1850। 1850 से 50% बढ़ गया है ये CO2 का मात्रा। सोचो, करंट CO2 लेवल्स हाईएस्ट इन 3 मिलियन ईयर्स, मतलब अभी का जो CO2 लेवल है पिछला 3 मिलियन साल में सबसे ज़्यादा है। कॉज इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स होगा, मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होगा, ओशियन एसिडिफिकेशन भी होगा। इन शॉर्ट में आते हैं तो CO2 प्राइमरी ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज, CH4 पोटेंट शॉर्ट टर्म वार्मर, ह्यूमन एक्टिविटीज इंटेंसिफाइड नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड अर्जेंट नीड टू रिड्यूस GHG इमिशन। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा ग्रीन हाउस क्या है और कैसे इससे बचा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं। When some amphoteric oxides react with acids, they produce salt and water. Which of the following is an example of amphoteric oxide? And which of the example of amphoteric oxide? तो amphoteric oxides कौन सा होगा भाई? तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। एल्यूमिना है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिना, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, नहीं ये होगा एल्यूमिना Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, ये बेस है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है। अब देख लेते हैं कि एम्फोटेरिक क्या बला है। कैरेक्टरिस्टिक ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, उसको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं। एम्फोटेरिक क्या हो गया, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे। फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इन बोथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस में सॉल्ट भी बने और वाटर भी बना, ये 9th-10th का चीज़ है। एग्जिबिट ड्यूअल केमिकल बिहेवियर, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल केमिकल बिहेवियर। एग्जाम में किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ करके। कॉमन एग्जाम्पल एल्यूमिना जिसको बोलते हैं Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, लीड ऑक्साइड PbO, टीन ऑक्साइड SnO। कंपैरिजन विद अदर ऑक्साइड्स के थ्रू कंपैरिजन देखते हैं तो एसिड ऑक्साइड्स हो गया, रिएक्ट ओनली विथ बेसिस CO2 SO2, और बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट ओनली विथ एसिड्स Na2O और CaO। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है अदर ऑक्साइड्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ. रीजन फॉर एम्फोटेरिक नेचर, रीजन क्या है भाई? तो मेटल इन दीज ऑक्साइड्स हैव इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कैन डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन्स डिपेंडिंग ऑन कंडीशन. अब इसमें जो मेटल जो होता है इन दीज ऑक्साइड्स, सारा मेटल जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कैन डोनेट और एक्सेप्ट, डोनेट भी कर देता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके वजह से ये डुअलिटी आ जाता है. रिएक्शन विथ एसिड्स अगर देखते हैं तो बेसिक बिहेवियर है क्या है भाई? तो रिएक्ट लाइक बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. एग्जांपल जैसे ZnO, HCl, ZnCl2, H2O मिल गया. ठीक है, तो ध्यान में रखना है रिएक्शन विथ एसिड होगा तो क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर. रिएक्शन विथ बेस करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा. उसका भी कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर. एप्लीकेशन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. यूज इन एंटासिड्स, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब होता है एंटासिड में यूज़ होता है, काफ़ी है. अभी हम थोड़ा सा हर्ट बर्निंग से गुजर रहे थे तो यूज़ किए हैं मेडिसिन वगैरह, तो उसमें ये सब चीज़ था. इंपॉर्टेंट इन सेरेमिक्स एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया. यूज एज कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, कैटलिस्ट में भी यूज़ हो रहा है, उत्प्रेरक में. इन शॉर्ट देखा जाए, कैन बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेस. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यूजफुल मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, ये सब में यूज़ किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं. मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एन एसिड टू रिलीज डैश गैस. कौन सा गैस रिलीज करेगा भाई? तो ये करेगा हाइड्रोजन गैस. ठीक है, जब मेटल कार्बोनेट्स है ना तो CO2 गैस, हाइड्रोजन गैस बोल दिए. मेटल कार्बोनेट्स रिलीज करेगा भाई CO2 गैस. आते हैं वही ना, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एन एसिड. जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है, देखो मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना. इट प्रोड्यूसेस ए सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कॉमन एंड ऑब्जर्वेबल केमिकल रिएक्शंस, मेटल कार्बोनेट, एसिड, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. ध्यान में रखना है. एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3. अब इससे CO2 का टेस्टिंग भी कर लेते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी कन्फर्म बाई पासिंग द गैस थ्रू लाइम वाटर. ठीक है ना, लाइम वाटर में जैसे इस गैस को कराया जाएगा तो ये लाइम वाटर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच विल टर्न क्लाउडी बन जाएगा, मतलब मिल्की हो जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेशन होता है. प्रेसिपिटेशन समझते होंगे, जो तली में जाकर बैठ जाता है किसी भी रिएक्शंस में. ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ भी. क्वेश्चन नंबर 39. विच एसिड इज रिप्रेजेंट बाई HCOOH. HCOOH तो ये होता है हमारा फॉर्मिक एसिड. एसिडिक एसिड CH3COOH होता है, ध्यान में रखना. कन्फ्यूजन नहीं, इसलिए ये कन्फ्यूजन करने के लिए हम थोड़ा ऑप्शन इधर थोड़ा सा मैनिपुलेट किए. फॉर्मिक एसिड. चलिए भाई आते हैं. बेसिक इन्फॉर्मेशन, IUPAC ने, IUPAC का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये नामांकन करने का ऑर्गेनाइजेशन है. मेथेनोइक एसिड होता है, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, फ्रॉम लैटिन फॉर्मिका एंट. ये एंट से मिलता है, एंट में फॉर्मिक एसिड ही होता है. केमिकल फार्मूला HCOOH. नेचुरल अकरेंस कहाँ मिलेगा? एंट वेनम, एंट का स्टिंग, बी स्टिंग, सम प्लांट्स. क्लियर है? हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ओनली वन कार्बन, सिर्फ एक कार्बन दिख रहा होगा. फंक्शनल ग्रुप कौन सा? कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH ग्रुप, ये है ना, सिंगल बॉन्ड है. स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड से थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए तो काटता है तो लड़ता है. एसिडिक एसिड तो हम लोग खा भी लेते हैं विनेगर वगैरह में. कंपैरिजन विद अदर एसिड नेम, फॉर्मिक एसिड है HCOOH एंट वेनम. एसिडिक एसिड CH3COOH विनेगर. ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 स्पिनच, रूबार्ब, ये सब चीज़ में हो जाता है. स्पिनच में होता है ऑक्जेलिक एसिड. यूज देख लेते हैं. प्रिजर्वेटिव इन लाइव स्टॉक फीड्स, प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ किया जाता है. लेदर टैनिंग में, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में, ध्यान में रखना होगा. इन शॉर्ट HCOOH सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड फाउंड इन एंट, बी वेनम. एंट में, चींटी में भी बोल सकते हैं, रहता है. बी वेनम भी हो गया. स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड एंड यूज इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो ये एसिड हो गया, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के बारे में हम लोग ऑक्जेलिक एसिड भी देख ही लिए. ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? व्हाट इज अ प्लास्टिसाइजर. प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर क्या होता है? हाँ, अ केमिकल दैट हार्डन्स प्लास्टिक, अ केमिकल दैट मेक्स प्लास्टिक सॉफ्ट, अ केमिकल दैट गिव्स कलर टू प्लास्टिक. ये होगा प्लास्टिसाइजर. क्या होता है भाई? जो प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाता है. आते हैं प्लास्टिसाइजर क्या है, डेफिनेशन एंड फंक्शन देख लेते हैं. सबसे पहले
additives that increase flexibility, workability and elasticity of materials, many plastics। यानी कि क्या चीज़ flexibility है, workability है, elasticity, ये सब बढ़ाएगा। वर्क बाई सेपरेटिंग पॉलीमर चेन्स अलाउइंग ईजियर मूवमेंट, ठीक है, ये पॉलीमर चेन्स को थोड़ा सा सेपरेट करता है जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंसर्ट देमसेल्फ बिटवीन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होता है ना उसके बीच में घुस जाता है ये। इंक्रीज इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस, इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस अभी ऐसा है तो इसको ऐसा बढ़ा देता है बीच में घुस के। रिड्यूस पॉलीमर इंटरएक्शन, पॉलीमर को सटने नहीं देता है, बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। इनेबल चेन स्लीपेजेस अंडर स्ट्रेस, ठीक है। कॉमन टाइप्स में है पैथालेट्स, मोस्ट वाइडली यूज स्पेशली फॉर पीवीसी, पाइप वगैरह होता है ना वो घर में वायरिंग के लिए, वाटर वायरिंग, ये सब चीज़ के लिए। एडिपेट्स हो गया, ट्राइमिलिएट्स हो गया, फिर एक्सपोडाइज्ड ऑयल्स हो गया, पॉलिस्टर्स हो गया, ये सब नाम है, ये ध्यान में रखिएगा। कॉमन टाइप्स है इसका। मेजर एप्लीकेशंस क्या है भाई इसका, तो पीवीसी प्रोडक्ट्स अप टू 30 to 35% प्लास्टिसाइजर कंटेंट होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मूवेबल होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। नहीं तो फिर लोहा यूज़ कर लेगा लोग। वायर एंड केबल इंसुलेशन में फ्लोरिंग मटेरियल्स, मेडिकल ट्यूबिंग एंड डिवाइसेस, ऑटोमेटिक पार्ट, सिंथेटिक लेदर, ये सब चीज़ में इसका काफ़ी यूज़ भी है। और क्या है, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स में देखते हैं पोटेंशियल और माइग्रेशंस लीचिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये थोड़ा सा एक बोल सकते हैं, एक तो प्लास्टिक नुकसानदेह है ही, ये सॉफ्ट है तो ये लीच करके चला भी जाता है ज़मीन के नीचे, पता नहीं चलता है। एंडोक्राइन डिसरप्शन कंसर्न्स स्पेशली पैथालेट्स लाइक DEHP, बायो एक्यूमुलेशन इन इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट में भी रह जाता है। इंक्रीजिंग रेगुलेशन इन सर्टेन टाइप्स, तो इसका थोड़ा सा कंसर्न है हेल्थ और इन्वायरमेंट को लेके। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ नॉन पैथालेट प्लास्टिसाइजर, ऐसा चीज़ बनाओ जो नॉन पैथालेट्स हो, है ना, जो मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, ह्यूमन को नुकसान ना करे। यूज़ एज पॉलीमेरिक प्लास्टिसाइजर्स, लेस माइग्रेशन वाला चीज़ बनाओ, बहुत ज़्यादा माइग्रेट ना करें, मतलब यहाँ से वहाँ चला गया, कुछ नहीं उसमें चेंजेस आ रहा, 100 साल 200 साल तक जिंदा रह जाता है प्लास्टिक्स, सुनते हैं ना हम लोग। अल्टरनेटिव मटेरियल्स रिक्वायरिंग लेस प्लास्टिसाइजेशन, कुछ ऐसा बनाओ ताकि नुकसान नहीं हो। टेक्नोलॉजी है, यूज़ करो भाई। तो की कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो गया, टिपिकली क्लियर विस्कस लिक्विड, जैसे बॉटल्स वगैरह जो बनता है ना वो सब हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया इसका, लो वोलेटिलिटी होता है, गुड कंपैटिबिलिटी विथ होस्ट पॉलीमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट हैपन्स व्हेन अ रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड इन एन अल्कालाइन सोल्यूशन, तो अल्कालाइन सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इट टर्न्स ब्लू, रेड में ब्लू, सॉरी अल्कालाइन में यानी कि बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। समझते हैं लिटमस पेपर एंड एसिड इंडिकेटर्स। लिटमस पेपर क्या है भाई, नेचुरल पीएच इंडिकेटर डेराइव फ्रॉम लाइकेंस, है ना, लाइकेन नाम का एक काई जैसा होता है उसी से डेराइव किया था। 2 टाइप्स होता है, रेड और ब्लू। कलर चेंजेस इंडिकेट्स एसिड एंड बेस, रेड ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो हो गया एसिड, और ब्लू रेड में चेंज हो जाता है तो वो हो गया बेसिक। एसिड सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड हो गया, बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू हो गया, न्यूट्रल में नो चेंजेस आएगा। पीएच स्केल इंटरप्रिटेशंस में अगर देखते हैं तो पीएच अगर 0 to 6.9 तक है तो वो एसिडिक हो गया, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल रहेगा, वो नो चेंज। पीएच अगर 7.1 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक, यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग जाएंगे ऊपर, ठीक है, उतना ही ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि ए आ रहा है तो वो कम है, बी आ रहा है तो वो ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा की तरफ बढ़ेंगे तो बी की तरफ बढ़ रहे हैं, बी ज़्यादा सेकंड नंबर पर है तो बेसिक हो गया, ज़्यादा नंबर आ रहा है, ऐसे करके जो भी लॉजिक लगा सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड में अगर बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट लेमन जूस, कोरोसिव टू मेटल्स, रिलीज H+ आयंस, और बेस का अगर बात करते हैं तो बिटर टेस्ट है, बेकिंग सोडा, सोपी फील, रिलीजेज OH- आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन और ये H+ आयन। एक्चुअली ये वाटर से रिएक्ट करके क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+ आयन। कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं। एसिड्स है विनेगर, एसिटिक एसिड, स्टोमिक एसिड HCl वगैरह होता है। बेसिस है सोप, ब्लीच, एंटासिड्स। लिमिटेशंस ऑफ लिटमस में अगर देखते हैं, लिमिटेशंस ये 4 नंबर लिखा गया, ओनली इंडिकेट्स एसिड बेस नॉट स्ट्रेंथ। लिटमस का जो लिमिटेशन क्या है, वो सिर्फ ये बताता है कि कोई भी चीज़ कोई भी एसिड है या नहीं है और बेस है या नहीं है। डजन वर्क फॉर न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए वर्क नहीं करता। लेस प्रिसाइज एंड पीएच मीटर्स, ये पीएच से थोड़ा सा कम प्रिसाइज है, तो पीएच ज़्यादा यूज़ होता है, पीएच से पता चलता है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, चलो भाई, तो फाइनली हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। इसमें हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 23 to 41।
ठीक है, 23 to 41, और पहले का हो गया। तो पूरा मिलाकर देखो, जैसे 41 क्वेश्चन तक पहुंच गए, तो ये 50 क्वेश्चन एक्चुअली में हमको लगता है जहाँ तक ना ये 200-250 क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर किए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये नेक्स्ट आगे भी वीडियो आते रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको लोगो कैसा लगा है, ये नया वाला लोगो ऑलरेडी हम पूछे थे, आप लोग बताए नहीं, बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।